नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे यूजी लेवल और पीजी लेवल की क्लासेस स्टार्ट कर रखी है। इसमें यूजी लेवल में हमने बीएससी सेकेंड ईयर की क्लासेस स्टार्ट कर रखी है और बीएससी थर्ड ईयर की क्लासेस स्टार्ट कर रखी है। आने वाले कुछ टाइम में हम बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे और पीजी लेवल पे हम अभी सीएसआईआर नेट से रिलेटेड फिजिकल केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्लासेस की सीरीज आप लोगों तक पहुंच सके। आप इसके कंटेंट यदि आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप लोगों के इसके कंटेंट में कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए ताकि मैं आपके उस कमेंट का जवाब दे सकूं। आप नेगेटिव कमेंट भी करोगे तो भी मुझे अच्छा लगेगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को तक जो मैटर मैं पहुंचाना चाहती हूँ वो आप लोगों तक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। हम लोग बीएससी थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री स्टडी कर रहे थे। इसमें यूनिट हम थर्ड स्टडी कर रहे थे। यूनिट थर्ड है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने जो स्टडी किया वो स्टडी किया है अभी तक उसकी कॉमन टर्म्स स्टडी की। उसके बाद हम जो पहुंच गए माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी पे। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अब हमारी जो स्टार्ट हो रही है वो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इस आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी हमने कुछ टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे आईआर स्पेक्ट्रा किसे कौन देगा और कौन नहीं देगा, मीन्स उनकी कंडीशंस हमने स्टडी कर ली। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते किसे हैं, कौन से रीजन में मिलती है हमें। उसके बाद हमने उनके मोड्स कर लिए थे, नॉर्मल मोड्स स्टडी कर लिए थे जिसमें स्ट्रेचिंग मोड्स और वाइब्रेशनल मोड, स्ट्रेचिंग मोड्स और बेंडिंग मोड्स देख लिए थे। स्ट्रेचिंग मोड्स दो तरीके के होते हैं, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, जबकि बेंडिंग जो है वो हम दो टाइप में डिवाइड किया था, इन ए प्लेन और आउट ऑफ ए प्लेन, और ये टोटल 4 होते हैं। उसके बाद हम जो कल की क्लास में जो स्टडी किया था वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल स्टार्ट कर रखा था। इस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो मॉडल है ये हुक्स लॉ को फॉलो करता है और हुक्स लॉ ये कहता है कि जो फोर्स अप्लाई किया है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी का यूज करते हुए हम इसकी एनर्जी निकाली थी। तो कल जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल। इस मॉडल को थोड़ा सा मैं फिर से रिवाइज करवा रही हूँ आप लोगों को। इस मॉडल में हमने ये कहा था कि जो इनके बीच बॉन्ड होता है एटम्स के बीच, वो बॉन्ड जो है वो स्प्रिंग की तरह होता है। स्प्रिंग की तरह होगा तो ये इक्विलिब्रियम से इनकी डिस्टेंस को हम कम और ज्यादा कर सकते हैं। यही था, ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है आर इक्विलिब्रियम। यदि मैं इसको स्ट्रेच करूंगी तो बाहर की तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा, और बाहर की तरफ जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो फोर्स कहाँ लगता है, अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है। रिस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो बाहर की तरफ हो रहा है। यदि मैं इसको कंप्रेस करूंगी तो डिस्प्लेसमेंट तो जो है वो अंदर की तरफ हो रहा है, और फोर्स जो है वो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। मींस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो है यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है, और ये हुक्स लॉ को फॉलो करता है। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो रिस्टोरिंग फोर्स F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। यही था। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम कोई कांस्टेंट काम में लिया था और जिसको हमने फोर्स कांस्टेंट कहा था K।
माइनस साइन हमने इसलिए यूज किया था कि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये माइनस जो साइन है वो इनका अपोजिट डायरेक्शंस को डिफाइन कर रहा था। उसके बाद ये कहा था कि ये मॉलिक्यूल जब वाइब्रेट कर रहा है तो इनके वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी जो है वो क्लासिकल वेव इक्वेशन से हमने फाइंड आउट की थी, और उस क्लासिकल वेव इक्वेशन से न्यू की वैल्यू जो आती है वो आती है 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन न्यू। ये न्यू रिजिड मास है और इस न्यू की वैल्यू होती है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 मास इसका है और m2 मास इसका है। यहां तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने ये कहा था कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम स्टडी करते हैं वो वेव नंबर की फॉर्म में स्टडी करते हैं, इसलिए इस फ्रीक्वेंसी को वेव नंबर की फॉर्म में जब मैं चेंज किया था तो आपको कहा था कि न्यू बार जो होता है वो न्यू अपॉन सी होता है। तो न्यू बार की वैल्यू जो आई थी वो आई थी 1/2 पाई सी अंडर रूट के अपॉन न्यू। यहाँ सी लाइट वेलोसिटी है, न्यू रिजिड मास है, के फोर्स कांस्टेंट है। यहां तक की हमने स्टडी कर ली थी। उसके बाद हमने ये कहा था कि इसकी जो ये मॉलिक्यूल जब वाइब्रेट कर रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो पोटेंशियल एनर्जी है Vx, वो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। dx स्क्वायर से भी दिखा सकते हो आप, डिस्प्लेसमेंट है ये, तो मैंने इसको केवल ओनली एक्स स्क्वायर से दिखाया था। इस पोटेंशियल एनर्जी को श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस में रख के सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस फाइंड आउट की थी, और वो वैल्यू थी डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई की स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई एक्स माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर साई इक्वल टू 0। इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को सोल्व करके इसके लिए हमने वाइब्रेशनल एनर्जी निकाली थी। वाइब्रेशनल एनर्जी की वैल्यू जो EV थी, ये वैल्यू आई थी V प्लस हाफ एच न्यू। यहां तक की स्टडी हमने कल की क्लास में कर ली थी। अब सबसे पहले हम इसके लिए सिलेक्शन रूल बता देती हूं मैं आप लोगों को, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के स्पेक्ट्रा के लिए। याद होगा आपको जब मैं आपको मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का डिवीजन बता रही थी तब भी मैंने आप लोगों को सिलेक्शन रूल बताया था कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी सिलेक्शन रूल जो होता है वो डेल V इक्वल टू प्लस माइनस 1 होता है। यही बताया था, दोबारा सुन लो सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस जो होंगे वो एक ऊपर या एक नीचे ट्रांजिशंस होंगे, मीन्स उनके लिए डेल V की जो वैल्यू है ये प्लस या माइनस 1 मिलती है। प्लस कब मिलेगी, प्लस वैल्यू 1 कब मिलेगी, जब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होगा। और डेल V की वैल्यू माइनस कब होगी, जब एमिशन स्पेक्ट्रा होगा। हम जो स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी करते हैं वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा स्टडी करते हैं, इसलिए इसका सिलेक्शन रूल भी हम क्या पढ़ते हैं, डेल V इक्वल टू प्लस 1। क्या पढ़ते हैं, डेल V इक्वल टू प्लस 1। क्या कहना चाह रहा है ये कि V वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स है, और क्या होता है इनमें, एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से ट्रांजिशंस होके कहां जाते हैं, दूसरे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स पे जाते हैं, यही होता है। तो क्या होगा कि ये वाइब्रेशनल, यदि मैं इसको V वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल कहूंगी, ये क्या बनेगा V प्लस 1, और ये क्या होगा V प्लस 2, ऐसे ही ये क्या होगा V प्लस 3, इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ जाएगा, ऐसे ही जाएगा। सिलेक्शन रूल क्या कहता है, या तो V से V प्लस 1 में जाए, मीन्स एक ऊपर जाए या एक नीचे जाए। जब यहां जा रहा है तो एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा है
और जब एनर्जी अब्सॉर्ब करके जो स्पेक्ट्रा मिलता है वो कौन सा स्पेक्ट्रा था? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। जब एनर्जी अब्सॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में जा रहा था और उस टाइम जो स्पेक्ट्रा लिया जाता था वो कौन सा था? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। आपको मैंने डिफाइन कर रखा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो यहां पे क्या मिलेगा हमें? देखो डेल वी क्या है? फाइनल वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल V+1 माइनस इनिशियल V। कहां से जा रहा है? V से जा रहा है V+1 में। क्या हुआ? डेल V की वैल्यू यहां क्या आ गई? +1। यही आई। यदि ये एनर्जी एमिट करके हायर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में आएगा तो क्या होगा इसका? अब फाइनल V बना और इनिशियल क्या था? V+1। तो डेल V कैसे निकालोगे आप? डेल V V माइनस V+1, V माइनस V-1, इससे कैंसिल आउट। डेल V की वैल्यू क्या आ गई आपकी? -1। मीन एमिशन स्पेक्ट्रा में तो डेल V क्या आता है? -1 और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में डेल V क्या आता है? +1। हम जो स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो स्टडी करते हैं वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ही स्टडी करते हैं, इसलिए हमारे सिलेक्शन रूल के लिए डेल V की वैल्यू क्या आती है? +1। यहां तक सिलेक्शन रूल आप लोगों को समझ में आया? सिलेक्शन रूल क्या कहता है कि डेल V की वैल्यू +-1 होनी चाहिए। ट्रांजिशंस केवल उन्हीं एनर्जी लेवल्स में होंगे जो कि एक हायर हो या एक लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल हो, केवल वहीं पे ट्रांजिशंस होंगे। ऐसा नहीं कि यहां से यहां तक ट्रांजिशंस फोरबिडन होंगे। V एनर्जी लेवल से V+2 एनर्जी लेवल में जो ट्रांजिशंस हो रहे हैं वो फोरबिडन होंगे, क्योंकि यहाँ पे डेल V की वैल्यू +2 है, तो यहाँ पे जो है वो फोरबिडन होगा। ट्रांजिशंस केवल तभी वही ट्रांजिशंस अलाउ होंगे जिनके लिए डेल V की वैल्यू या तो +1 हो या -1 हो। सिलेक्शन रूल के बाद अब हम पढ़ेंगे इनकी एनर्जी। एनर्जी लेवल्स ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। एनर्जी लेवल्स ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। देखो सबसे पहले हम एनर्जी डिफरेंस निकालते हैं कि उनके लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। वाइब्रेशनल एनर्जी ट्रांजिशंस के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। मैंने अभी कहा था कि ये वाइब्रेशनल एनर्जी है, EV इक्वल टू V+12 h, यही है। चलो आगे, ये h है। चलो कहां से? ये तो V वाले वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल की एनर्जी है। मैं V+1 वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल वाले की एनर्जी बता रही हूं। क्या होगा? EV+1 क्या होगा? जहां V है वहां पे +1 रखो। V+1 +12 h न्यू, यही हुआ। क्या आ गया? EV+1 कितना आया? V प्लस ये 3/2 बन जाएगा, 1 + ½ 3/2 h न्यू। एनर्जी डिफरेंस निकाले हम कि V से V+1 में ट्रांजिशंस होने पे कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी। तो इसकी एनर्जी तो EV क्या है? V+12 h न्यू, और इसकी एनर्जी क्या है? EV+1 V+3/2 h न्यू। तो कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी? ये माइनस ये डिफरेंस होगा। तो डेल E की वैल्यू क्या आ गई बेटा? V+3/2 h न्यू माइनस V+12 h न्यू। खोल लो इनको। h न्यू दोनों में कॉमन है, बाहर ले लो, बड़ा ब्रैकेट लगा लो। V+3/2 माइनस साइन आ गया, V
अब ये भी अंदर भी क्या होगा, -1/2 एच न्यू। इस v से ये v कैंसिल आउट, इस v से ये v कैंसिल आउट, डेल E की वैल्यू क्या बचेगी, 3/2 -1/2 एच न्यू। मीन्स कितनी आई, एच न्यू। 3/2 में 1/2 जाएगा तो 1 बचेगा, 3/2 में 1/2 माइनस होगा तो 1 बचेगा, तो डेली की वैल्यू क्या आ गई, एच न्यू। मीन्स इनमें जो एनर्जी डिफरेंस है वो इक्वल आता है और वो एच न्यू ही आता है। देखो जब E 0 था तब एनर्जी क्या थी, यहां 0 रखूंगी मैं, 1/2 एच न्यू, 1/2 एच न्यू। जब E 1 एनर्जी लेवल पे था तो एनर्जी क्या है, 1 + 1/2 एच न्यू, वही 3/2 एच न्यू। जब E2 था तो ये 5/2 एच न्यू। जब ये E3 है तो ये 7/2 एच न्यू। मीन्स हर एक में कितनी डिफरेंस आ रहा है, एच न्यू का। दो कर्मागत एनर्जी लेवल्स के बीच कितना डिफरेंस है, एच न्यू एनर्जी का डिफरेंस है। दो कर्मागत एनर्जी लेवल्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, एच न्यू का है। अब देखो हम इसके लिए एनर्जी डायग्राम बना रहे हैं। ये बॉन्ड लेंथ है और ये एनर्जी है। देखो क्या हो रहा है, इनके बीच जो बॉन्ड था वो हमने क्या बोला, स्प्रिंग की तरह बॉन्ड है। मीन्स हम उसको स्ट्रेस भी कर सकते हैं और कंप्रेस भी कर सकते हैं। जब ये मान लो कोई मॉलिक्यूल है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, HC, HCl, ये हटा, HCl डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है और इनके बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्विलिब्रियम, आर इक्विलिब्रियम से, जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है तब हम उसको क्या बोलेंगे, आर इक्विलिब्रियम। मैंने क्या किया, इन दोनों को पास लाने की कोशिश की। जैसे ही ये पास आएंगे इनके बीच में रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। रिपल्सन होगा तो एनर्जी इंक्रीज होगी। मीन्स यदि ये कहा जाए कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये आर इक्विलिब्रियम है, सबसे कम एनर्जी इसी की होगी। आर इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे जो एनर्जी है, क्योंकि मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा स्टेबल भी यहीं पे होगा। लेकिन जैसे जैसे मैं इनके बीच की डिस्टेंस कम करूं या डिस्टेंस को बढ़ाऊं, दोनों ही केस में मॉलिक्यूल जो है वो अनस्टेबल फॉर्म में आएगा। और जैसे एक बार रिपल्सन के कारण आएगा और एक बार बॉन्ड को स्ट्रेस कर रहे हो तो वो दूर दूर जाएंगे तो डिसोसिएशन होगा उनमें, उसके कारण भी मॉलिक्यूल क्या होगा, अनस्टेबल फॉर्म में आ जाएगा। तो दोनों ही केस में जब अनस्टेबल फॉर्म में होगा तो दोनों ही केस में एनर्जी बढ़ेगी। तो ये जो बीच वाली लाइन है ये मेरी कौन सी है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे। बॉन्ड लेंथ क्या है, इक्विलिब्रियम पे है, आर इक्विलिब्रियम। बॉन्ड लेंथ क्या है, आर इक्विलिब्रियम। मींस यहाँ पे मेरा जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल फॉर्म है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस मॉलिक्यूल को और ज्यादा, इस मॉलिक्यूल के दोनों एटम्स को और ज्यादा पास ला रही हूँ, स्ट्रेच कर रही हूँ, क्योंकि ये स्ट्रेच भी हो सकते हैं और कंप्रेस भी हो सकते हैं। मैं क्या कर रही हूँ, उनको पहले कंप्रेस करूंगी और फिर स्ट्रेच करूंगी। कंप्रेस किया तो क्या हुआ, एनर्जी कम हुई और ये कुछ आप इस तरीके का डायग्राम देखते हो आप। मीन्स यहां से पहले ये डिस्टेंस थी, देखो इन दोनों के बीच में, अब ये डिस्टेंस बढ़ती गई, तो एनर्जी भी इनकी बढ़ती चली जाएगी। क्या होगा, एनर्जी भी बढ़ती हुई चली जाएगी। ये v इक्वल टू 0, v इक्वल टू 1, v इक्वल टू 2, v इक्वल टू 3, v इक्वल टू 4, v इक्वल टू 5। क्या हुआ, यहां की एनर्जी जो है हाफ एच न्यू होगी, यहाँ की एनर्जी 3/2 एच न्यू होगी, यहाँ की एनर्जी 5/2 एच न्यू होगी,
यहाँ की एनर्जी 7/2 एच न्यू होगी, यहाँ 9/2 एच न्यू होगी, यहाँ 11/2 एच न्यू होगी। मीन्स इन दोनों के बीच क्या है, इक्वल एनर्जी डिस्टेंस है, वो कितना है, एच न्यू है। ये है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी डायग्राम। अनहार्मोनिक ऑसिलेटर में ये एनर्जी गैप जो है वो कम होते हुए चले जाएंगे। जब मैं आपको अनहार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ाऊंगी तब मैं आप लोगों को समझा दूंगी। ये समझ में आया कि मॉलिक्यूल जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था तो सबसे कम एनर्जी होती है उसकी, क्योंकि वो स्टेबल फॉर्म में होता है। जैसे जैसे मैं उनको पास लाती हूँ तो उनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो एनर्जी बढ़ेगी, और यदि मैं उनको दूर ले जाऊंगी तो भी मॉलिक्यूल अनस्टेबल फॉर्म में जाएगा, तो एनर्जी इंक्रीज होगी। ये दिखाया है। यहां तक आ गया समझ में? ये एनर्जी डायग्राम भी आपको समझ में आ गया। आपको बताना है ये एनर्जी डायग्राम बना के, ठीक है। सिलेक्शन रूल बता दिया था मैंने आपको, और ये एनर्जी लेवल्स बता दिए हार्मोनिक ऑसिलेटर के। अगला टॉपिक है, दो छोटे छोटे टॉपिक और बचे हैं इसमें। अगला है डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट ऑफ ए बॉन्ड। डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट ऑफ ए बॉन्ड। देखो, जब मैंने आप लोगों को बता रही थी तो मैंने ये कहा था फोर्स कांस्टेंट को किससे दिखा रहे हैं हम, के से। के क्या था हमारा, हुक्स लॉ में मैंने आपको डिफाइन किया था, याद करो, F इक्वल टू माइनस के डेल एक्स। ये क्या था, F इक्वल टू माइनस के डेल एक्स। ये के क्या था आपका, फोर्स कांस्टेंट। और ये फोर्स कांस्टेंट जो है वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर। ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है बॉन्ड की, और बॉन्ड की स्ट्रेंथ को डिफाइन करती है कि वो बॉन्ड कितना हार्ड बॉन्ड है या कितना सॉफ्ट बॉन्ड है। ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ को डिफाइन कर रहा था, ठीक है। अब इसको हम डिटरमाइन करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी और के बीच में एक रिलेशनशिप हमें पता था, जब मैंने आपको बताया था कि क्लासिकल वेव इक्वेशंस के कारण न्यू जो वैल्यू होती है वो आती है 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन न्यू, यही बताया था। अब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसकी फॉर्म में पढ़ते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स, मींस वेव नंबर की फॉर्म में पढ़ते हैं। तो इस फ्रीक्वेंसी को मैं वेव नंबर की फॉर्म में चेंज करूंगी तो न्यू बार क्या आ जाएगा, न्यू अपॉन सी। तो न्यू बार की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 पाई सी अंडर रूट के अपॉन न्यू। यहाँ के क्या है आपका, फोर्स कांस्टेंट। ये न्यू बार हम स्पेक्ट्रोस्कोपी आईआर स्पेक्ट्रा की सहायता से ये न्यू बार हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आईआर स्पेक्ट्रा की सहायता से हम न्यू बार भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये न्यू रिजिड मास है और इसकी वैल्यू भी हमें पता होती है, न्यू इक्वल टू होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। मीन्स ये भी हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं उस मॉलिक्यूल का। जैसे HCl की बात करें, इसका भी वेट पता होता है हमें, इसका भी एटॉमिक वेट पता होता है। एटॉमिक वेट, इसका एटॉमिक वेट पता है, इसको m1 कहा, और इसका एटॉमिक वेट पता है, इसको m2 कहा, और इस फॉर्मूले में रखा तो क्या आ गया, न्यू रिजिड मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल के लिए हम न्यू रिजिड मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वेव नंबर जो है हम स्पेक्ट्रा की सहायता से निकाल सकते हैं, आईआर स्पेक्ट्रा की सहायता से। सी लाइट वेलोसिटी होती है, पाई की वैल्यू हमें पता होती है और न्यू की वैल्यू पता होती है, तो हम इस के की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं ना। आईआर स्पेक्ट्रा से हम इस के की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या आएगा, मैं इसको सोल्व कर रही हूं, मुझे के की वैल्यू चाहिए, तो ये पूरा वैल्यू यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करवा दो। क्या आएगा, 2 पाई सी न्यू बार किसके इक्वल हुआ, अंडर रूट के अपॉन न्यू। दोनों तरफ क्या ले लो, स्क्वायर कर दो। इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करूंगी, तो जैसे मैं यहाँ पे भी स्क्वायर करूं और यहाँ पे भी स्क्वायर करूं, क्या होगा,
ये तो 4 पाई की स्क्वायर सी स्क्वायर न्यू बार स्क्वायर इक्वल टू, ये अंडर रूट से स्क्वायर से हट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, के अपॉन न्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है? के की। न्यू को फिर से इधर भेज दो, तो के की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 4 पाई की स्क्वायर सी स्क्वायर न्यू बार स्क्वायर न्यू। सारी वैल्यूज हमें पता होती है, ये हम स्पेक्ट्रा से निकाल लेते हैं। लाइट वेलोसिटी हमें पता होती है, पाई की वैल्यू हमें पता होती है, और किसी मॉलिक्यूल का रिजिड मास भी हमें पता होता है, और ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फोर्स कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं हम। अगला टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स कांस्टेंट एंड बॉन्ड लेंथ। देखो, मैंने क्या बताया था कि फोर्स कांस्टेंट जो होता है वो किसको डिफाइन कर रहा है? फोर्स के स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है। रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स कांस्टेंट एंड बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ एक ही बात है। या बॉन्ड लेंथ। चलो आगे। के क्या था आपका? किसको डिफाइन कर रहा था? के फोर्स कांस्टेंट को। और ये कहा था कि फोर्स कांस्टेंट जो है वो उसके बॉन्ड की स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है। जो बॉन्ड जितनी ज्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी उतनी ही के की वैल्यू होगी। जब जितनी ज्यादा के की वैल्यू होगी तो बॉन्ड एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी। बॉन्ड एनर्जी इनडायरेक्ट फॉर्म में किसके बात पे डिपेंड कर रही है? बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे। यदि हम ये कहें कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ है के की वैल्यू जो आएगी वो इसकी आएगी। इसकी के की वैल्यू, ट्रिपल जो बॉन्ड होंगे इसकी के की वैल्यू जो आती है वो लगभग 16 इंटू 10⁵ के आसपास आती है। डबल बॉन्ड है तो इसके लिए के की वैल्यू आएगी 10 इंटू 10⁵ के आसपास, और सिंगल बॉन्ड है तो के की जो वैल्यू है वो आती है 4.5 इंटू 10⁵। जब इतनी वैल्यूज आती हैं तो जो बॉन्ड एनर्जी है वो एनर्जी आती है इसकी तो 335 के आसपास आती है। इसकी इससे फिर और बढ़ जाती है, मींस बॉन्ड एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती हुई जाती है। तो फोर्स कांस्टेंट और बॉन्ड एनर्जी में कैसा रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स कांस्टेंट और बॉन्ड एनर्जी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपसे पूछा जाए कि फोर्स कांस्टेंट और बॉन्ड लेंथ में क्या रिलेशन है, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी तो फोर्स कांस्टेंट भी कम होगा, मींस वहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एनर्जी के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ऑर्डर के, सिंगल डबल ट्रिपल। सिंगल का कम है, डबल का ज्यादा है, और फिर ट्रिपल का बढ़ता गया तो क्या है? बॉन्ड ऑर्डर के। और के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के, कि बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, और बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी तो फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू भी कम होगी। तो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? बॉन्ड एनर्जी के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ऑर्डर के। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? के की वैल्यू बढ़ेगी। वैसे ही बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा? बॉन्ड एनर्जी बढ़ी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ी, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ी तो के की वैल्यू बढ़ेगी, फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो फोर्स कांस्टेंट और बॉन्ड एनर्जी में
जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और बॉन्ड लेंथ में जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। ये आपको याद रखने हैं ये रिलेशन। कुछ एक डाटा दिए हुए हैं आपकी बुक में कि सिंगल बॉन्ड है तो फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू ये है, डबल है तो ये है, ट्रिपल है तो ये है, तो एनर्जी भी इसी ऑर्डर में इंक्रीज होती हुई जाती है इनकी। इसका मतलब है कि फोर्स कांस्टेंट और बॉन्ड एनर्जी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, आज हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल्स की क्या क्या पढ़ा? एनर्जी पढ़ी, वाइब्रेशनल एनर्जी, ईवी निकाली, ईवी की वैल्यू आई V प्लस हाफ एच न्यू। उसके बाद हमने इसका सिलेक्शन रूल पढ़ा और सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग डेल V की वैल्यू आई थी ±1। उसके बाद हमने एनर्जी डिफरेंस निकाला डेल E और वो आया था H न्यू। उसके बाद हमने इसकी एनर्जी का एक प्रोफाइल डायग्राम बनाया और वो डायग्राम हमें कुछ इस तरीके से मिलता है कि जैसे जैसे आर इक्विलिब्रियम से लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज होती जाती है, डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होती जाती है, तो एनर्जी भी इंक्रीज होगी। दोनों ही केस में एनर्जी इंक्रीज होगी। इस तरीके का हमने एक ग्राफ बनाया था। ये आर इक्विलिब्रियम है, ये बॉन्ड लेंथ है और ये एनर्जी का डिफरेंस ग्राफ है। V इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स बढ़ते हुए जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने फोर्स कांस्टेंट निकाला और फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू जो निकाली, फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू के हमने निकाली थी 4 पाई की स्क्वायर C स्क्वायर न्यू बार स्क्वायर न्यू। ये फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू निकाली थी। और इसके बाद पांचवा टॉपिक हमने किया था कि फोर्स कांस्टेंट और बॉन्ड एनर्जी के बीच का रिलेशनशिप। हमने कहा था कि फोर्स कांस्टेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के, और फोर्स कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। ये रिलेशनशिप यहाँ तक का हमने आज कंप्लीट कर लिया है। कल की क्लास में हम अनहार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ेंगे। हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या था कि हमने ये कहा था कि इनके बीच की जो एनर्जी गैप है वो इक्वल है। चाहे किसी भी दो एनर्जी लेवल्स को लेके देख लो आप, क्रमागत दो एनर्जी लेवल्स, उनके बीच जो एनर्जी गैप है वो इक्वल है। लेकिन अनहार्मोनिक ऑसिलेटर में जैसे जैसे हायर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स पे बढ़ते जाएंगे ये एनर्जी गैप जो है वो आपका कम होता जाता है। उससे हम मोर्स पोटेंशियल निकालेंगे। मोर्स पोटेंशियल के कारण जो आता है ये गैप कम हो जाता है, उससे हम इसकी वाइब्रेशनल एनर्जी निकालेंगे, ईवी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ फिर आपका अनहार्मोनिक ऑसिलेटर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। इस टॉपिक में यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू।